अडानी के चैनल का ये थंबनेल जरा ध्यान से देख लीजिए। इसे देखकर, पढ़कर और तस्वीरों को निहार के आपको क्या महसूस हो रहा है? यही ना कि पहले चोरी का आरोप लगाया, फिर सॉरी बोला। तस्वीर में राहुल गांधी वोटर लिस्ट दिखाते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ फडणवीस हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके बगल में गोदी मीडिया का लपटझंडिस ऐसे खड़ा है जैसे राजा हरिश्चंद्र का दामाद खड़ा हो छाती ताने। बहरहाल गोदी मीडिया एक बार फिर से लगा दिया गया है, कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट जोड़कर झूठ का मकान खड़ा करने के लिए। भाजपा आईटी सेल से लेकर हर पालतू गुर्गे को ड्यूटी पर लगा चुकी है झूठ फैलाने के लिए, और सब चिल्ला रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था वो गलत निकला। जिसके कहने पर आरोप लगाया था उसने माफी मांग ली, मगर यह बात पूरी तरह से झूठ है। किस तरीके से झूठ है उसका पर्दाफाश मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उधर वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय ने नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है और कह रहे हैं कि चोरी करके पीएम बने हैं, जीत के नहीं। बिहार में राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंचुआ को धमकाया है। जिन लोगों का नाम कटा है उन्हें पकड़ पकड़ के अपना माइक थमा दे रहे हैं और यहीं से सवाल पैदा हो गया है कि क्या अब देश को नए चुनाव आयुक्त की जरूरत है। मोदी सत्ता ने किस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला अपने कब्जे में लिया है उसे एक बार फिर से याद करेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। और इस समय तो ज्यादा ही जरूरी है, अपनी उंगलियों का सही जगह पर इस्तेमाल करिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयोग करिए। हर एक जानने वाले तक वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आपका दुश्मन यानी देश के कितने दुश्मन है, कितने मजबूत है और उसका सिस्टम कितना मजबूत है। अभी भी गलती से गोदी मीडिया देखते हो तो छोड़ दीजिए। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि सच आप तक पहुंचता रहे। अब सबसे पहले गोदी मीडिया का झूठ देख लेते हैं। जिस दिन सेठ ने एनडीटीवी पर कब्जा किया 3-5 करके, उसी दिन यह बात समझ में आ गई थी कि इन्हें एनडीटीवी क्यों चाहिए, क्योंकि यही एक चैनल बचा था जहां गोदीगिरी नहीं हो पाती थी। वैसे तो हमने कई बार आपको एनडीटीवी पर पोस्ट अडानी एनडीटीवी पर गोदीगिरी दिखाया है, एक बार फिर से निहार लीजिए। इस पोस्टर पर राहुल गांधी की बड़ी सी फोटो लगा दी गई है, बगल में फडणवीस को लगाकर खड़ा कर दिया गया है, बड़ा बड़ा लिख दिया है कि चोरी टू सॉरी, यानी पहले चोरी का आरोप लगाया फिर सॉरी बोला। आगे लिखा है वोट द फेक नैरेटिव। इतना देखने के बाद प्रथम दृष्टया किसी को भी लग सकता है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाने को लेकर माफी मांग लिया है, जबकि यहां खेल बहुत ही खतरनाक है जो गोदी मीडिया खेल रहा है, वो भी आपके साथ। पीछे से एक छोटा सा ट्वीट संजय कुमार का लगा दिया गया है जिसमें वो माफी मांग रहे हैं, मगर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और संजय कुमार में कोई रिलेशन है, दोनों की बातों में कोई संबंध है क्या? तो आपको याद होगा अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को दिखाया था, जिसमें संजय कुमार ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में कई विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटरों की संख्या कहीं 47%, कहीं 43% बढ़ गई और कहीं 38%, 37% से घट गई। महज 5 महीनों के भीतर लाखों वोट घट गए या बढ़ गए और पूरे महाराष्ट्र में 40 लाख के आसपास वोटर बढ़ गए। और अब संजय कुमार ने शेयर किए गए उन आंकड़ों को डिलीट कर दिया है। सावधानी से सुनिए, जरा सा भी चूके तो मामला बिगड़ सकता है और यहां कितना बड़ा खेल चल रहा है, पूरा का पूरा गोदी मीडिया कैसे खेल रहा है उसको समझने की जरूरत है। संजय कुमार ने वोटों के बढ़ने घटने के ट्वीट को डिलीट कर दिया है और आज उसके लिए माफी मांगी। कहा कि तुलना करते समय आंकड़ों में गलती हुई, मैंने जो ट्वीट किया था उसको हटा दिया है, गलत सूचना फैलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह बात संजय कुमार की हो रही है, ध्यान रखिएगा। और संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को लेकर माफी मांगी। मगर इसमें भी समझने वाली बात यह है कि वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का कहना है कि चर्चा है कि संजय कुमार को धमकियां दी गई, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र से संबंधित अपना डाटा वापस ले लिया है। जहां तक मैं उनको जानता हूं, डर कर पीछे हटने वालों में से वो नहीं है। क्या वो इतना भी नहीं जानते कि जिस डेटा को उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर शेयर कर दिया उसको लोग अपने स्तर पर भी जांच सकते हैं? खासतौर पर भुक्तभोगी विपक्षी दल उन जगहों के डेटा हासिल करके इस सच को बाहर ला सकते हैं। अगर सच में संजय कुमार को धमका के ट्वीट डिलीट करवाया गया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ हो नहीं सकता। ये इमरजेंसी से भी बुरा वक्त है। एक पक्ष तो यह है कि आरोप लग रहा है कि संजय कुमार को धमकी देकर ट्वीट डिलीट करवाया गया है और इनसे माफी मंगवाई गई है। अब अंदर खाने क्या हुआ हमें नहीं पता। हालांकि सीएसडीएस के डायरेक्टर इतने हल्के आदमी तो है नहीं, ना समझ तो है नहीं कि कुछ भी उठाकर प्रस्तुत कर दें। मगर यदि हम मान भी लेते हैं कि इन्होंने
गलत डाटा ही डाल दिया था, गलती से डाल दिया था, उसको डिलीट कर दिया और माफी मांग ली। तो क्या इससे राहुल गांधी का कोई संबंध है? इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने इन आंकड़ों के आधार पर कोई आरोप नहीं लगाया और राहुल गांधी ने तो महाराष्ट्र को लेकर कोई डेटा भी शेयर नहीं किया था। राहुल ने तो कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किए थे, पूरा पीपीटी वगैरह दिखाया था। महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी संजय कुमार ने जो आंकड़े वापस लिए हैं, जिसके लिए माफी मांगी है, वो आंकड़े महाराष्ट्र के थे और राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया वो कर्नाटक की विधानसभा का था, न कि महाराष्ट्र का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर भी तो आरोप लगाए थे, मगर ध्यान रखिए, आरोप लगाना और आंकड़े देना, पीपीटी दिखाना, ये दोनों अलग बात है। हो सकता है राहुल गांधी की टीम महाराष्ट्र के आंकड़ों की भी जांच कर रही हो, जब जांच पूरी हो जाए तो वो भी सामने आए। मगर फिलहाल संजय कुमार के ट्वीट और राहुल गांधी के केस स्टडी में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मगर गोदी मीडिया और भाजपा आईटी सेल दोनों चीजों को मिक्स करके जनता को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का ट्वीट देखिए, ये व्यक्ति कितना झूठ फैलाता है। इसने साफ साफ लिख दिया है कि जिसके आंकड़ों पर भरोसा करके राहुल गांधी ने ये सब आरोप लगाए, उसने मान लिया कि आंकड़े गलत थे और इसने तो यहां तक लिख दिया है कि न सिर्फ महाराष्ट्र पर बल्कि एसआईआर पर भी, जबकि हकीकत यह है कि संजय कुमार ने एसआईआर का कोई आंकड़ा नहीं दिया और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का कोई आंकड़ा नहीं दिया। यानी दोनों के बीच दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये झूठ की फैक्ट्री वाला सरगना झूठ फैला रहा है। बाकी ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। इनके ग्रुप का, जिसके ग्रुप का मुखिया ही परम झूठा हो, उसके कर्मचारियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने लिखा कि फेक न्यूज के सरगना पैदाइशी मूर्ख हो या बीजेपी में आने के बाद दिमाग गिरवी रख दिया है। किसी और की गलती के पीछे छिपने की कोशिश मत करना। यह चुनाव आयोग का डेटा है। हर बार 5 महीनों में 5 साल से कम वोटर बढ़े, सिवाय 2024 के। सुप्रिया सिन्हा ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं आप भी देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। 2004 से लेकर 2024 तक हर साल 5 महीने में जितने वोटर बढ़े और 5 साल में कितने वोटर बढ़े, यह सिर्फ 2024 में उल्टा हुआ है। लेकिन आप दर्शक जरा सोचिए, किस लेवल पर देश का गोदी मीडिया और भाजपा के लोग पूरी सत्ता आपको टोपी पहनाने में लगी। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है, जनता के सवालों का जवाब नहीं है, तो झूठ के भरोसे सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है। कहीं चुनाव आयोग का मुखिया झूठ बोलता है, कहीं गोदी मीडिया और कहीं भाजपा वाले इधर उधर झूठ बोल रहे हैं। इधर अजय राय का दावा है कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। मैं 7 राउंड तक आगे था, चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके नरेंद्र मोदी को जिता दिया गया। दोपहर 1 बजे तक वेबसाइट बंद कर दी गई थी और शाम को 5 बजे अचानक घोषित कर दिया गया कि मोदी जीत गए। आप ही बताइए, 7 राउंड जीतने वाला उम्मीदवार अचानक हार कैसे सकता है? मैं खुद 5 बार विधायक रहा हूं, मुझे मालूम है चुनाव कैसे जीता और हारा जाता है। देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके पहले सांसद बने, फिर पीएम बन गए। वैसे आप यहां दैनिक भास्कर को भी देख लीजिए, किस तरीके से दो चीजों को मिक्स करके जनता को उलझाने की कोशिश की गई है। लिखा है कि महाराष्ट्र चुनाव वोटर कम होने वाला दावा गलत, डायरेक्टर ने पोस्ट डिलीट की, माफी मांगी। कांग्रेस ने इसी डेटा के आधार पर आरोप लगाया। इतना पढ़कर आपको भी यही लगेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो आरोप लगा रहे थे सब फर्जी निकला, मगर हकीकत क्या है वो हमने आपको बता दिया। कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट जोड़कर झूठ बोलकर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश पूरा का पूरा मीडिया कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है इन लोगों के पास। तभी तो केंचुआ के मुखिया ज्ञानेश कुमार को सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ा गया और सवाल पैदा होता है, क्या ज्ञानेश कुमार की जिंदगी खराब होने वाली है? बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने फिर से धमकाया है कि कुछ दिन इंतजार करो केंचुआ, इलाज होगा। फिर पूरा देश तुमसे एफिडेविट मांगेगा। तुम हमसे मांग रहे हो ना, एक वक्त आएगा जब ये देश की जनता तुमसे एफिडेविट मांगेगी। और ये एक नई जंग का ऐलान है। यानी चुनाव आयोग पर अब विपक्ष को रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही हैं और इसलिए ज्ञानेश कुमार की विदाई की बातें भी होने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या मोदी सत्ता बिहार चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार को हटा देगी, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो सरकार बदलने दो, इलाज करेंगे। तुम तीनों चुनाव आयुक्तों का हिसाब होगा। तेजस्वी का आरोप है कि केंचुआ ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में साझा विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत को नए इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, क्योंकि इस केंचुआ पर तो किसी को भरोसा रहा नहीं। आपको है क्या? और जब विपक्ष को ही विश्वास नहीं रहा तो आपको कहां से होगा? मगर इस बात की चिंता सिर्फ विपक्ष को है, मोदी सत्ता को बिल्कुल नहीं। 15 अगस्त 2025 को जब नरेंद्र मोदी लाल किले पर भाषण दे रहे थे, लंबी लंबी फेंक रहे थे, सुदर्शन चक्र और रोजगार योजना की बकैती कर रहे थे, उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव खतरे में है
और चिंता होगी भी क्यों, अपने ही तो खतरे में डाल रहे हैं। जिसके वोट से चुने गए हैं वो वोट खतरे में है, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के महादेवपुरा मॉडल में राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटों का खुलासा करके चुनाव आयोग और मोदी की नींद उड़ा दी है। और इन आरोपों की धमक सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों में भी यही कहानी सामने आ रही है। जनता आंदोलित हो रही है और यूपी में तो सपाइयों को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। राजकुमार भाटी और उनके लोग वोट चोरी के खिलाफ साइकिल रैली निकालने वाले थे और इससे पहले कि सूरज निकलता पुलिस उनके घर पहुंच गई, कहा कि आप बाहर नहीं निकल सकते, मॉर्निंग वॉक वगैरह भूल जाइए। अब लोग कहने लगे हैं कि क्या मोदी सत्ता और योगी आदित्यनाथ की सरकार इमरजेंसी के पहले का ट्रेलर दिखा रही है, घर में बंद कर दो। राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि एसआईआर वोट चोरी का नया तरीका है और ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को बेतुका करार दिया। नेता प्रतिपक्ष से ही हलफनामा मांगने लगे। सवाल यह है कि चुनाव आयोग इन आरोपों की जांच से क्यों भाग रहा है, वो खुद इन आरोपों की जांच क्यों नहीं करता, क्यों कह रहा है कि फर्जी वोटर लिस्ट पर विपक्ष ने भी साइन किया है। तो क्या ज्ञानेश कुमार को डर है कि मामले की जांच की तो मोदी के महादेवपुरा मॉडल का भंडाफोड़ हो जाएगा, पूरे देश में हंगामा मच जाएगा? क्या इसलिए ज्ञानेश कुमार चुप है? क्या इसलिए डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा रही है? सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों बाद ही नष्ट किया जा रहा है। इस बीच बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की रिकाउंटिंग और ज्ञानेश कुमार की धमकियों ने जनता को झकझोर दिया है। विपक्ष हैरान है और भारत एक नया निष्पक्ष और साहसी चुनाव आयुक्त की मांग कर रहा है, जो न सत्ता के सामने झुके और न ही सवालों से भागे। मगर यह मौजूदा व्यवस्था में संभव नहीं है। बिहार में ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है उससे भी भरोसे का संकट पैदा हुआ है। केंचुआ का दावा है कि ये सब कुछ डुप्लीकेट और मृत वोटरों को हटाने के लिए किया था। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने लाखों वैध वोटरों को भी हटा दिया, उनमें भी मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को वोटर लिस्ट से ज्यादा बाहर कर दिया गया। 65 लाख नाम हटाए गए हैं। राहुल गांधी ने गया की रैली में कहा कि जिन लोगों ने पिछले 4-5 चुनावों में वोट डाला उनके नाम भी हटा दिए गए। पूछा गया कि नाम क्यों कटा तो कह दिया कि ऊपर से आदेश है। ये ऊपर से आदेश कौन दे रहा है? कौन है नॉन बायोलॉजिकल ऊपर बैठा हुआ? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर यह काम हो रहा है? क्या पीएमओ तय कर रहा है कि चुनाव आयोग कैसे काम करेगा? और तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे कह दिया कि चुनाव आयोग ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ज्ञानेश कुमार वही बोलते हैं। मगर यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। देश के अति पिछड़े इलाकों में से एक गया में हजारों लोग राहुल तेजस्वी को समर्थन देने सड़क पर उतरे और ये जन सैलाब ही राहुल गांधी की ताकत बन गया है। और इसी ताकत को सत्ता की ताकत में बदलने से रोकने के लिए वोट चोरी का खेला हो रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता का संकट सिर्फ वोटर लिस्ट या ईवीएम की बात नहीं है। इसकी असली जड़ केंचुआ की नियुक्ति प्रक्रिया में है। 2015 में अनूप बरनवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मौजूदा तरीका असंवैधानिक है, क्योंकि ये पूरी तरह कार्यकारी यानी सरकार के हाथ में है। 2 मार्च 2023 को जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। कोर्ट का तर्क था कि एक कमजोर इलेक्शन कमीशन जो सत्ता के इशारों पर काम करता हो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जनता के मताधिकार के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है, जबकि यही लोकतंत्र का आधार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्ष होना जरूरी है और इसलिए कोर्ट ने चीफ जस्टिस को चयन समिति में शामिल किया। मगर कोर्ट का यह फैसला ज्यादा दिन टिका नहीं। उसी साल दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पास कर लिया। इस कानून ने चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया और ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह थे। और देश ने देखा कि मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया और अब चयन समिति में 2/3 बहुमत सरकार के पास है। इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग मोदी सत्ता का दलाल है, अपने आदमी को वहां बिठाया है। और मोदी सत्ता का कानून न केवल बरनवाल फैसले को पलटने की कोशिश थी, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि केंचुआ मोदी सत्ता का गुलाम बनकर ही रहे। और तब याद आता है संविधान सभा में अंबेडकर का वो भाषण, जिसमें देश के पहले कानून मंत्री ने चेताया था कि अगर चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में रहा तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देगा। ध्यान रहे ये बातें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और आज उनकी कथनी एकदम सच साबित हो रही है। 140 करोड़ की जनता अपनी आंखों से देख रही है, मगर डर के मारे चुप है। मगर मोदी सत्ता के कानून को डॉक्टर जया ठाकुर और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने इस कानून पर रोक
रोक लगाने की मांग की, लेकिन 22 मार्च 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मोदी सत्ता के कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा प्राप्त है। सीनियर एडवोकेट कालीश्वरम राज ने कहा कि यह परंपरागत और खतरनाक रुख था। अगर कोर्ट ने मोदी सत्ता के इस कानून पर रोक लगा दिया होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होता, उस पर किसी सत्ता का कब्जा नहीं होता और तब वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के आरोप नहीं लगते। शायद जनता का भरोसा भी बना रहता। मगर कोर्ट की चुप्पी ने लोकतंत्र को कमजोर किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो अदालतों पर विपक्ष का भरोसा भी कम हुआ। डेविड लैंडाउ और रोजालिंड डिक्सन ने अपनी 2020 की रिसर्च एब्यूजिव जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में लिखा है कि कई देशों में जैसे वेनेजुएला, इक्वाडोर और बोलीविया में कोर्ट ने सत्ताधारी दल के पक्ष में फैसले देकर लोकतंत्र को कमजोर किया। उन्होंने लिखा कि चतुर चालाक तानाशाह चुनाव से पहले ही संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लेते हैं। वे कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो क्या भारत में यही हो रहा है? और इसलिए न्यायपालिका पर भी विपक्ष को अब पहले जितना भरोसा नहीं रहा। आपको कितना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जब कोर्ट ही सत्ता के सामने झुकती हुई दिखे तो जनता को भरोसा होगा कैसे? वैसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल मशीन और वीवीपैट को लेकर रहा, यानी ईवीएम मशीन। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को अनिवार्य किया था ताकि हर वोट की जांच हो सके, लेकिन चुनाव आयोग केवल 5% वीवीपैट की ही गिनती करता है और इस फैसले को कोर्ट ने भी जायज ठहराया। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं सभी वीवीपैट की गिनती होती है? क्या यह टेक्निकल मामला है या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही है? 2021 में असम और 2022 में हिमाचल प्रदेश में ईवीएम लाने और ले जाने में गड़बड़ी का मामला सामने आया। क्या चुनाव आयोग ने इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई की? 2025 में तो सुप्रीम कोर्ट में हुई रिकाउंटिंग में नतीजा ही पलट गया है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नियम बदले और सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों बाद डिलीट करने का आदेश दे दिया। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि करोड़ों अरबों रुपया फूंक के वीवीपैट मशीन लगाया लेकिन पर्ची की गिनती नहीं करेंगे, करोड़ों रुपया फूंक कर सीसीटीवी लगाया लेकिन उसका फुटेज नहीं देंगे। तो भाई देश की जनता क्या इतनी मूर्ख है? उसके पास अथाह पैसा है, हराम का पैसा है कि वो इसे लुटाते रहे, आपको देती रहे और आप कभी वीवीपैट खरीद मशीन खरीद के कभी सीसीटीवी लगा के उसमें पैसा बर्बाद करें और उसका रिजल्ट भी जनता को न दें, न तो पर्ची का मिलान करें न फुटेज दें ताकि जांच हो सके। क्या आपको नहीं लगता कि सीसीटीवी फुटेज छुपाने का कारण धांधली को छिपाना है? याद रखिए कि भारत में चुनाव आयोग को लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में संविधान स्पष्ट रूप से चौथे खंभे की रक्षा करता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका का चुनाव आयोग, वहां का मीडिया। लेकिन भारत में आर्टिकल 324 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बरनवाल फैसले ने इस लूप होल को भरने की कोशिश की, लेकिन 2023 के कानून ने इसे खोखला कर दिया। आज जरूरत एक ऐसे नए चुनाव आयुक्त की है जो जनता में भरोसा जगा सके। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को ईमानदारी से हर सवाल का जवाब देना होगा। तेजस्वी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं और अगर ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष हैं तो उन्हें राहुल गांधी के हर आरोप पर तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। इसके बजाय ज्ञानेश कुमार विपक्ष को धमका रहे हैं और कितना झूठ बोलता है ये आदमी, हमने पिछले 3-4 वीडियोस में लगातार दिखाया है। नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और सबको लाइन से देखिए कितना झूठा चुनाव आयोग है भारत का। राहुल गांधी को 7 दिन की डेडलाइन देता है, धमकी देता है, क्योंकि 2023 में ही मोदी सत्ता के कानून ने तय कर दिया था कि कोई भी चुनाव आयुक्त विपक्ष की परवाह न करे और तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं लेगा, इसलिए भी कानून बना दिया गया। इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता और इसलिए ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा की तरह बोलते हैं। मगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो हमें एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए, ऐसा आयोग चाहिए जो सत्ता की जेब में न हो, किसी गुजराती जोड़ी का पालतू न हो, बल्कि सत्ता को लाल आंख दिखा सके, नोटिस जारी कर सके, सवाल कर सके, लताड़ सके, सजा दे सके। और इसके लिए इस देश को कुछ नया तो करना होगा। न्यायपालिका को रीढ़ दिखानी होगी, विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा, जो कि उतरता हुआ दिख रहा है। तब जाकर लोकतंत्र बहाल होगा। और एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के लिए सबसे पहले बरनवाल फैसले को बहाल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को 2023 के कानून को असंवैधानिक घोषित करना होगा। चीफ जस्टिस को चयन समिति में वापस लाना होगा ताकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हो। बरनवाल फैसले के तहत एक नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाए और वो एक ट्रुथ कमीशन की तरह काम करे। उसे कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र जैसे मामलों की गहन जांच करनी होगी। विपक्ष के सवालों के जवाब देने होंगे। वोटर लिस्ट में हेरफेर, ईवीएम की विश्वसनीयता और सीसीटीवी फुटेज के मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। यह नहीं कि बहन बेटियों का
फुटेज नहीं दे सकते। नए चुनाव आयुक्त को डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी करनी होगी ताकि जनता खुद जांच कर सके, और सीसीटीवी फुटेज को सालों तक सुरक्षित रखना होगा। गोस्वामी समिति 1990 और 255वें विधि आयोग 2015 की सिफारिशों को लागू करना होगा। साथ ही चुनाव आयोग को जनता और विपक्ष के साथ खुला संवाद करना होगा, जवाब देना होगा, धमकाने की जरूरत नहीं है। वोटरों को विश्वास दिलाना होगा कि उनका नाम नहीं कटेगा, वो इस देश के नागरिक हैं और उनका अधिकार उन्हें दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, ये बताना होगा, खिलाफ नहीं। याद रखिए कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं बल्कि उस वोट की गिनती का भरोसा है, और वह भरोसा टूट गया तो भारत का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, और यह भरोसा बहुत तेजी से टूट रहा है। अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए। सवाल यह है कि क्या 140 करोड़ की जनता स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव आयोग की जंग लड़ने को तैयार है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं होगा तो वो सत्ता की गुलामी करेगा, और मोदी किसी भी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज हो जाना चाहते हैं, रूस वाले की तरह। मगर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने संसदीय समिति से कहा है कि किसी प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता उसकी वांछनीयता या आवश्यकता को साबित नहीं करती। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक देश की संघीय संरचना को कमजोर करने का सवाल उठा सकता है। पूर्व चीफ जस्टिस ने इस विधेयक में चुनाव आयोग को दी गई असीमित शक्तियों पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर चुनाव आयोग ये मानता है कि किसी राज्य विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकता तो वो राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश कर सकता है, और ये प्रावधान संविधान की मूल संरचना आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी कर सकता है, क्योंकि ये प्रावधान ही मनमाना है। उन्होंने चेताया कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव टालने से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र द्वारा राज्य की सत्ता पर कब्जा करना, और यह संविधान की संघीय संरचना का उल्लंघन है। दूसरी तरफ भाजपाई लोग तर्क देते हैं कि बार बार चुनाव होने से पैसा खर्च ज्यादा होता है तो खर्चा बचाना है, यानी लोकतंत्र बर्बाद हो जाए, खर्चा यानी पैसा बचना चाहिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय ढांचे को कमजोर करता है। याद रखिए कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने भी चुनाव आयोग को दी गई असीमित शक्तियों पर सवाल उठाया। पूर्व चीफ जस्टिस यू ललित ने तो यहां तक कह दिया कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा करके संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। फिर भी मोदी सत्ता वन नेशन वन इलेक्शन करवाने पर उतारू है और इसके लिए संविधान में बदलाव किया जाएगा। मोदी सत्ता का विधेयक आर्टिकल 82A, आर्टिकल 83, 171 और 327 में बदलाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा करने की बात करता है, मगर यह प्रक्रिया 2034 तक शुरू नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद एक नियुक्ति तारीख तय की जाएगी। इसी बीच कई राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल को छोटा किया जाएगा और यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर सकता है। संसद में जब इस कानून पर बहस हो रही थी, विपक्ष ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया, मगर चुनाव आयोग पर उठते सवालों के बीच इस विधेयक पर लगातार चर्चा जारी है। सवाल है कि क्या यह गुलाम चुनाव आयोग ईमानदार तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन करा सकता है, और मोदी सत्ता चुनाव आयोग को असीमित ताकत क्यों देना चाहती है? क्या इसलिए कि विपक्ष शासित राज्यों में वो चुनाव आयोग के जरिए मनमानी कर सके? क्या इस देश की जनता मोदी को अपनी मनमानी करने देगी? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।